वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बीए चौथे सेमेस्टर में अगर आप पहुंच चुके हैं, यानी कि थर्ड सेमेस्टर का पेपर आप दे चुके हैं और अब आप वेट कर रहे हो कि चौथे सेमेस्टर का पेपर जो होगा कब होगा, तो वेट बिल्कुल भी अब आपको नहीं करना है, क्योंकि चौथे सेमेस्टर का जो पेपर है, कुछ विश्वविद्यालयों की जो है डेट शीट भी जारी होनी प्रारंभ हो गई है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल जो है ये नहीं सोचना है कि पेपर हमारे जो है लास्ट में होंगे। आप देखेंगे अप्रैल लास्ट से पेपर प्रारंभ होने वाले हैं कुछ विश्वविद्यालयों के, कुछ के अप्रैल शुरुआत से ही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मई जून में तो एकदम से आपकी परीक्षाएं बहुत तीव्र गति से होंगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप सभी लोग अभी से अगर तैयारी प्रारंभ कर देंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और आगे चल करके आपके लिए ही इंपॉर्टेंट होगा। बीए चौथे सेमेस्टर यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर, यानी कि बीए का फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड ईयर में आप हैं, जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है, तो आपको इकोनॉमिक जियोग्राफी के बारे में पढ़ना होता है। इकोनॉमिक जियोग्राफी बोले तो आर्थिक भूगोल कहते हैं इसको। आर्थिक भूगोल एक प्रकार से बोले तो ये मानव भूगोल की एक शाखा है। भूगोल में एक प्रकार से दो शाखाएं मुख्य रूप से मैंने आपको बताई थी, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। प्रथम सेमेस्टर में आप लोगों ने भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा था। सेकंड सेमेस्टर में आप लोग ने मानव भूगोल पढ़ा, यानी कि आपने क्या पढ़ा था, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा। और आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में आपने क्या पढ़ा था, थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने शायद आप लोगों ने इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, या किसके बारे में आपने पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर में, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के बारे में। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में। और अब आप चौथे सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, तो आप लोग इकोनॉमिक जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इकोनॉमिक जियोग्राफी जो है आपका, ये किससे संबंधित है, तो इकोनॉमिक जियोग्राफी ये संबंधित है आपका मानव भूगोल से। और जो पर्यावरण अध्ययन आप लोगों ने पढ़ा था, इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में पढ़ा था, आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ा, वो भौतिक भूगोल की विषय वस्तु है। यानी कि इन्हीं दोनों में से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप पांचवें सेमेस्टर और छठवें सेमेस्टर में जब पहुंचेंगे तो आपको जियोग्राफी के बारे में और चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसके बारे में हमने चर्चा करी हुई है, उसके सिलेबस दिए हैं, तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसको देखिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाएं जो हैं आपके सर पर एकदम से मंडरा रही हैं। ऐसे समझिए कि आपकी परीक्षाएं अप्रैल से शुरू होने वाली हैं, कुछ विश्वविद्यालय की डेट शीट भी आ चुकी है लगभग। तो मतलब मैं आपको बता दूं, चौथे सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और छठवें सेमेस्टर का पेपर जो होगा एक साथ होता है। तो ये अप्रैल, मई और जून, ठीक है, इन्हीं 3 महीने में आपके लगभग संपन्न करवा लिए जाएंगे। तो इसके लिए आप सभी लोग अभी से प्रिपेयर हो जाइएगा। आपकी बार ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं बहुत होने वाली हैं, इसीलिए मैं सोच रहा था कि ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर इसीलिए मैं आपके लिए जो है लगातार दे रहा हूँ। इससे पहले और भी तमाम प्रकार के वीडियोज़ आपके चैनल पर अवेलेबल हैं, जो कि 2023 की परीक्षाओं के लिए मैंने पढ़ाए थे। आप अगर नहीं देखें तो आप उनको देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ऐसे ही लगभग 7-8 मॉडल पेपर में दे दूंगा और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा वो। पहला प्रश्न है, भूगोल मुख्यतया मानव पारिस्थितिकी है, जिसमें पृथ्वी की पृष्ठभूमि से मानव समाज का अध्ययन होता है। यह परिभाषा किसकी है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भूगोल मुख्यतया मानव पारिस्थितिकी है, जिसमें पृथ्वी की पृष्ठभूमि से मानव समाज का अध्ययन होता है। यह परिभाषा किसकी है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बैरेज, हार्ट्स, रिचर्ड हार्टसोन, या पीटर हैगेट, या व्हाइट और टैनर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्हाइट एंड टैनर का ये कथन है कि भूगोल जो होता है वो मानव पारिस्थितिकी का, मतलब एक प्रकार से मानव पारिस्थितिकी जो होता है वही भूगोल है, जिसमें निहित क्या होता है, पृथ्वी की पृष्ठभूमि से मानव समाज का अध्ययन जो है एक प्रकार से इसमें किया जाता है। ओके, तो व्हाइट और टैनर महोदय ने परिभाषा दी भूगोल की। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या है। आर्थिक भूगोल का मतलब होता है क्रियाकलापों का अध्ययन करना जो मनुष्य के द्वारा की जाती हैं। इसके अलावा मानव भूगोल की एक शाखा भी है आर्थिक भूगोल। तो इन दोनों बातों में इसका अर्थ जो है निहित है, छुपा हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है, भूगोल धरातल पर मिलने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं को यथार्थ, क्रमबद्ध तथा युक्ति संगत वर्णन एवं व्याख्या करता है। भूगोल जो होता है, धरातल पर मिलने वाली जो क्षेत्रीय विषमताएं होती हैं, उन विषमताओं का, ठीक है, यथार्थ, क्रमबद्ध और युक्ति संगत, यानी यथार्थ यानी सही सही रियल, क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिकल वे में चल करके अध्ययन करता है, और युक्ति संगत तरीके से अध्ययन करता है भूगोल, बिल्कुल करता है।
वर्णन भी करता है, यानी डिस्क्रिप्शन एंड व्याख्या दोनों करता है। ये परिभाषा किसने दी भूगोल की, कि भूगोल जो होता है वो धरातल पर जो चीज़ें मिलती हैं या क्षेत्रीय जो विषमताएं मिलती हैं, उन्हीं क्षेत्रीय विषमताओं का यथार्थ, क्रमबद्ध और युक्ति संगत तरीके से वर्णन और अध्ययन करता है। ये परिभाषा रिचर्ड हॉर्टसॉन की है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूगोल की परिभाषा उन्होंने इस तरीके से दी। चौथा प्रश्न है, आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर उत्पादक का क्रियाओं से है जो 3 प्रकार के होते हैं, बताएं। आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर उत्पादक का क्रिया मतलब उत्पादक क्रियाओं से है जो 3 प्रकार की उत्पादक क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक और तृतीयक उत्पादक। ये तीनों क्रियाएं इन्हीं से रिलेटेड होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्रियाओं और द्वितीयक क्रियाओं की अगर बात की, जैसे प्राथमिक क्रियाओं की अगर मैं आपको बताऊं, प्राथमिक क्रियाएं अगर आपको ना पता हो तो आप जान लीजिएगा प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं वो एक प्रकार से पहली जो क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक उत्पादन संबंधी क्रियाएं जो होती हैं, उसकी अगर बात की है तो उसके अंतर्गत जैसे वे कार्य आते हैं जिनमें प्रकृति से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं उनका सीधा उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप कृषि करते हैं तो प्राथमिक उत्पादक है, या प्राथमिक उत्पादक से संबंधित क्रियाएं, कृषि करना हो गया, मछली पकड़ना हो गया आपका, या फिर जंगल से लकड़ी काटना हो गया, तो ये सब प्राथमिक उत्पादक की क्रियाएं हैं। द्वितीयक उत्पादक की क्रियाओं की अगर बात की जाए तो उसमें शामिल, जैसे कि इसके अंतर्गत जो द्वितीयक उत्पादक है उनके अंतर्गत जो होती हैं, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं किया जाता है। और प्राथमिक उत्पादक जो होता है, प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक उत्पादन पर आधारित होता है द्वितीयक उत्पादन जो होता है, ठीक है। जैसे कि अब जंगल से लकड़ी काटना तो हो गया प्राथमिक उत्पादक, लेकिन उसी लकड़ी का फर्नीचर यानी कुर्सी बनाना, मेज बनाना, ये सब यानी लकड़ी से फर्नीचर बनाना, लकड़ी से कुर्सी मेज तखत पलंग ये सब बनाना, ये सब द्वितीयक उत्पादक के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से जैसे आपने फसल की कृषि कर ली, कृषि करके मान लीजिए आपने कपास उत्पादन किया, अब कपास का जो सूत होता है, कपास से सूत निकालना या कपड़ा बनाना जो होता है द्वितीयक उत्पादन में आता है। क्लियर, समझ में आ गई चीजें? तो ये होता है द्वितीयक उत्पादक। और तृतीयक उत्पादक या तृतीयक उत्पादन से रिलेटेड जो क्रियाएं होती हैं, इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं से प्राप्त पदार्थों को बाजार के माध्यम से उपभोक्ताओं तक हम लोग पहुंचाते हैं। जैसे इसमें खास करके प्रबंधन, लेखाकार या सुरक्षा कर्मी, ये सब भी आ जाते हैं तृतीयक उत्पादक में। कुछ विद्वानों ने इसको और भी अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, हालांकि ये सबसे ज़बरदस्त डिफाइन यही है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आपने बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ लिया। ओके, तो ये 3 प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। 5वां प्रश्न है, आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव के वैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। क्या भैया? आर्थिक भूगोल में, आर्थिक भूगोल में क्या किया जाता है? आर्थिक भूगोल में विश्व के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का के उत्पादन पर, यानी उन क्षेत्रों में क्या क्या चीजें उत्पादित और कितनी मात्रा में उत्पादित होती हैं, और उनकी तुलना दूसरे क्षेत्रों से भी हम कर सकते हैं। पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव के जो वैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं, उन्हीं विशेषताओं का अध्ययन, खास करके वैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं होती हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से उत्पादन होता है, और वो क्यों होता है, उनकी वैज्ञानिक परिस्थितियां कैसी हैं, वैज्ञानिक विशेषताएं उनकी क्या हैं, उन्हीं पर प्रत्यक्ष प्रभाव जो होता है उसी के वैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। ये कथन कहा था किसने? इसको कहा था गोत्स महोदय ने, गोत्स, ठीक है, गोत्स। ये ऑप्शन नंबर डी में दिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन साफ देखिएगा, प्रश्न है आर्थिक भूगोल, प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न है आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन में भी मतलब जीविकोपार्जन के विधियों में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानताओं का अध्ययन करता है। ये एक प्रकार से परिभाषा किसने दी आर्थिक भूगोल के बारे में, कि आर्थिक भूगोल जो होता है मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो विभिन्नताएं या समानताएं मिलती हैं उन्हीं का अध्ययन करता है। इस परिभाषा को दिया था आई मर्फी ने। आई मर्फी, यहाँ पर नर्फी गलत लिखा है, मर्फी कर लेंगे इसको, आई मर्फी, ठीक है। आई मर्फी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 7वां नंबर प्रश्न है, रूडोल्फ बेटेंस के अनुसार विभिन्न प्रदेशों में, रूडोल्फ बेटेंस भी आर्थिक भूगोल की परिभाषा को देते हैं, और ये कहते हैं आर्थिक भूगोल की परिभाषा को देते हुए रूडोल्फ बेटेंस कि आर्थिक भूगोल विभिन्न प्रदेशों में पृथ्वी की संसाधन
या पृथ्वी की जो संसाधनता है, यानी कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। और दूसरी बात, सार्थक क्रियाओं की व्याख्या या मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का जो और क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का अध्ययन, प्रमुख रूप से सार्थक परिणामों के वितरण की व्याख्या करना या सार्थक क्रियाओं की व्याख्या करना शामिल है। ये दो चीजें इन्होंने बताई हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, उपरोक्त दोनों यानी कि ए और बी दोनों सही है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है? बनकी, चराई, वित्तीय सेवाएं या बगाती कृषि? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। बताएं, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या नहीं आता? देखिए, बनकी जो होता है ये प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है, तो ये आता है। चराई या पशु चारण वगैरह ये भी आता है, ठीक है, और बगाती कृषि भी आता है, ठीक है। वित्तीय सेवाएं जो हैं यानी कृषि जितनी भी है सब प्राथमिक क्रियाओं में आती है। चराई पशुपालन प्राथमिक क्रियाओं में है। वन से जंगल से लकड़ी काटना ये भी प्राकृतिक मतलब कि ये प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। वित्तीय सेवाएं ये प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन ये प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है। नौवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आर्थिक भूगोल विषय क्षेत्र क्या है? आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है? प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या और आर्थिक क्रियाएं, इन सब का अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल में। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी का अध्ययन किया जाता है। 10वां प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, उत्पादन संबंधी आर्थिक क्रियाएं क्या है? उत्पादन संबंधी आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक उत्पादन, द्वितीय उत्पादन, तृतीयक उत्पादक सभी है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 11वां नंबर प्रश्न है, स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को जिसने लिखा है इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये डी ऑप्शन अगस्त कामटे को काट दीजिएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन लिख लीजिएगा आप, विलियम गार्डन ईस्ट, एक नाम हो गया विलियम गार्डन ईस्ट, और सिडनी विलियम वोल्ड्रिज, सिडनी विलियम वोल्ड्रिज महोदय ने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। वोल्ड्रिज एक का नाम है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, और एक का गार्डन ईस्ट नाम है, ठीक है। इन दोनों ने मिल करके इस पुस्तक को लिखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है, स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी, इसका प्रकाशन हुआ 1991 में, 1951 में, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखिएगा, तो एक बार फिर से नाम सुन लीजिएगा, स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी पुस्तक बड़ी फेमस है। इस पुस्तक को लिखा किसने है? सिडनी सिडनी विलियम वोल्ड्रिज एक व्यक्ति हैं, और दूसरे व्यक्ति हैं विलियम गार्डन ईस्ट, इन दोनों ने मिलकर के इस पुस्तक को लिखा और 1951 में इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया, ठीक है। मतलब स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की जो राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम होती है, उसमें लंबे अवधि यानी दीर्घ काल में वृद्धि होती है, यानी लंबे समय तक वृद्धि होती है, लंबे समय में वृद्धि होती है। तो आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, और जिसके द्वारा क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय यानी जो एक इकोनॉमी होती है उसकी जो नेशनल इनकम होती है, उस नेशनल इनकम में एक लंबे समय में वृद्धि होती है या दीर्घकाल में वृद्धि होती है। ये किस विद्वान का कथन है? तो ये बड़ा जबरदस्त कथन है और परीक्षा में प्रश्न आता भी है। इस कथन को कहा था मेयर महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 13वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, यूरोप में आर्थिक संपन्नता उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, ये कब पहुंच गई थी? 18वीं शताब्दी, 19वीं, 20वीं या 21वीं शताब्दी? देखिए, तो यूरोप में आर्थिक संपन्नता उच्च स्तर पर जो पहुंच गई थी 19वीं शताब्दी के मध्य में, यानी कि 1850 के आसपास से यहाँ से प्रारंभ होती है, उच्च स्तर तक पहुंच चुकी थी यूरोप में आर्थिक संपन्नता, ठीक है। अगला क्वेश्चन से 14 नंबर देखेंगे, आर्थिक विकास का अर्थ वस्तुओं तथा सेवाओं को अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध कराने से है, जिससे कि जन सामान्य के भौतिक कल्याण में निरंतर और दीर्घकालीन लंबे समय तक वृद्धि हो सके। ये किसका कथन है? बड़ा जबरदस्त कथन है, इसको कहा था ऑकेन और रिचर्डसन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? आर्थिक भूगोल जो है ये मानव भूगोल की एक शाखा है, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ह्यूमन जियोग्राफी की एक शाखा है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक डेवलप मतलब इकोनॉमिक जियोग्राफी। 16वां प्रश्न, निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? निर्माण उद्योग प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? निर्माण उद्योग की अगर बात करेंगे, निर्माण उद्योग जो होते हैं, सॉरी प्रश्न है निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं, तो निर्माण उद्योग जो होते हैं ये द्वितीयक क्रिया में आते हैं, ठीक है। किसमें? द्वितीयक उत्पादन क्रियाओं में आते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 17वां नंबर प्रश्न है,
ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? तो ग्रामीण अधिवासों की अगर बात करें तो वहाँ पर प्राथमिक व्यवसायों की जो है प्रधानता रहती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक व्यवसाय का मतलब कृषि, पशुपालन, जंगल से लकड़ी काटना, चराई करना, यही सब हो, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। द्वितीयक उत्पादकों में उसी से दूसरी चीज़ों को बनाना, ठीक है? अगला क्वेश्चन से अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप निर्माण उद्योग जो है वो द्वितीयक में आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण कार्य है? प्राथमिक शिक्षण कार्य क्या है? प्राथमिक मतलब कि व्यवसाय है, द्वितीयक है, तृतीयक है या चतुर्थक है? तो जो शिक्षण कार्य है तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यह सब बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में कई बार आए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बताएं, निम्न में से कौन सा हवा हवासोन्मुख प्रदेशों का कारण नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। हवासोन्मुख प्रदेशों का कारण क्या नहीं है इनमें से, निम्न में से? उत्पादक इकाइयों का बंद होना, श्रम शक्ति का प्रभाव, धनात्मक गुणक प्रभाव या पूंजी विस्थापन? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। धनात्मक गुणक प्रभाव जो होता है ये हवासोन्मुख प्रदेशों का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्तमान में यानी 20 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, वर्तमान में वन संसाधन के घटने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? मिट्टी अपरदन, बिल्कुल मृदा अपरदन जो है ये वन संसाधनों के घटने का सबसे बड़ा कारण तो नहीं है, लेकिन मिट्टी अपरदन भी एक कारण है, बाढ़ भी कारण है और अधिक गणना भी कारण है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो कारण उपयोगी है वन संसाधनों के घटने का, वो है बनी आग। यानी जंगल में जब आग लग जाती है तो इसके कारण से क्या होता है, तमाम प्रकार के जो वृक्ष होते हैं वो सब जल करके खाक हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जो है वन की हानि होती है, ठीक है? तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों के घटने का या वन संसाधन जो है उनके कम होने का जो कारण है वो बनी आग सबसे महत्वपूर्ण है इनमें से, ठीक है? बाकी सभी से चीज़ें होती हैं, ऐसी बात नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, किसने कहा था या किसने कहा है कि आर्थिक भूगोल उन भौगोलिक और अन्य कारकों से रिलेटेड होते हैं जो मनुष्य की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, लेकिन वहां तक जहां तक कि वे उत्पादन और व्यापार यानी दो चीजों से जुड़े होते हैं। किससे? उत्पादन और व्यापार से जुड़े रहते हैं, ठीक है? आर्थिक भूगोल उन भौगोलिक और अन्य कारकों से क्या है, रिलेटेड है, संबंधित है। किन कारकों से? उन कारकों से जो मनुष्य की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं मनुष्य की उत्पादकता को। मनुष्य कितना एक प्रकार से बना रहा है कोई चीज, कितना एक प्रकार से वो उत्पादन कर रहा है, उसको प्रभावित करते हैं। ऐसे भौगोलिक कारकों से संबंधित होता है आर्थिक भूगोल, ठीक है? लेकिन वहां तक प्रभावित करता है जहां तक कि उत्पादन और व्यापार से जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से ये परिभाषा जो दी है आर्थिक भूगोल की, वो किसने दी है? ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। इसको दिया है प्रोफेसर स्टैम्प महोदय ने। ऑप्शन नंबर बी में दिए है प्रोफेसर स्टैम्प। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम आर्थिक भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले आर्थिक भूगोल शब्द का प्रयोग किया था रूसी भूगोलवेत्ता थे लोमोनोसोव, उन्होंने किया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आर्थिक भूगोल के जनक कौन है, तो आर्थिक भूगोल के जनक है जॉर्ज चिसोल्म। उनका क्या नाम है भैया? जॉर्ज चिसोल्म उनका नाम है, आर्थिक भूगोल के जनक कहे जाते हैं, ठीक है? जॉर्ज चिसोल्म इनका पूरा नाम है। और आपको बता दूं इनका जन्म हुआ था 1850 में और इनकी मृत्यु हुई है 1930 में। और ये है जो है आर्थिक भूगोल के जनक, ठीक है? अगला प्रश्न है, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का भौगोलिक संदर्भ में अध्ययन कहलाता है। तो विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का भौगोलिक संदर्भ में अध्ययन ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, आर्थिक भूगोल को भी कहते हैं। आर्थिक भूगोल को क्या कहते हैं? भू अर्थ विज्ञान और जियोनॉमिक्स दोनों कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। कृषि भूगोल का जनक कौन है इनमें से? आर्थर यंग जो है इनमें से कृषि भूगोल के जनक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक आर्थिक और प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में क्या सम्मिलित है भैया? आखेट करना, मछली पकड़ना। आखेट माने शिकार करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना और पशुचारण करना, ये सब प्राथमिक क्रियाओं में ही सम्मिलित है सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त तो सभी चीजें संकलित हैं प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में। 27 नंबर, द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में क्या सम्मिलित है? द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में क्या सम्मिलित है भैया? द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में सभी प्रकार के जो विनिर्माण उद्योग होते हैं वो संकलित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है, ठीक है? पिछली बार प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 28 नंबर है, तृतीय आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित है। तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में क्या संकलित है भैया? तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में संकलित है परिवहन, व्यापार और संचार।
ये सब संचार मतलब कि जैसे जो फ़ोन वगैरह से बातचीत करते हैं आप कहीं पर, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं एक-दूसरे को, वो सब आपका संचार में आता है। परिवहन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाते हो, व्यापार एक स्थान की वस्तुओं को दूसरे स्थान पर बेचते हो, मुनाफ़ा कमाते हो, घाटा होता, तो ये सब आपकी चीज़ें होती हैं। परिवहन, व्यापार और संचार ये सब तृतीयक उत्पादक या तृतीयक आर्थिक क्रियाओं से रिलेटेड क्रियाएँ हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी, ठीक है, तृतीयक आर्थिक क्रियाएँ हैं। 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये पिछली बार पूछा गया था 2023 की परीक्षा में। 2023 के कई मॉडल पेपर हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित है उच्च सेवाएँ, योजना और प्रबंधन, ये तीनों संकलित हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि उच्च सेवाएँ जो हैं और योजना और प्रबंधन, मैनेजमेंट, ये सब चतुर्थिक या चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न है, पंचम आर्थिक क्रियाओं में संकलित है। पंचम आर्थिक क्रियाओं में क्या संकलित है भैया? पंचम आर्थिक क्रियाओं में संकलित है चिकित्सा, शिक्षा, परामर्श, अनुसंधान, ये सब संकलित है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारी चीज़ों को जान पा रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा, इस वीडियो को 2 बार आप देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी और भी मॉडल पेपर मैं देने का प्रयास करूँगा। यूनिट नंबर 1 से बनने वाले प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से मैं समझ रहा हूँ। इसके बाद मैं यूनिट 2 से बनने वाले प्रश्नों को समझूँगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 और 8, इस मतलब 7 और 8 सभी को समझ लेंगे। देखिए, आर्थिक भूगोल का अन्य किन-किन विषयों से संबंध है? तो आर्थिक भूगोल का संबंध कृषि और संसाधन भूगोल से है, औद्योगिक भूगोल से भी है और वाणिज्यिक भूगोल से भी है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी भूगोल से आर्थिक भूगोल का संबंध है। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था के आधार पर विश्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था के आधार पर विश्व का वर्गीकरण किया था प्रोफेसर सौबी महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न आपसे बन सकता है, विश्व के अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो विश्व के अर्थव्यवस्था को विकसित देश और विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील देश और विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित देश व फिर अविकसित अर्थव्यवस्था, इन तीनों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 34 नंबर, प्रकृति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? प्रकृति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक संसाधन जो कि प्रकृति के द्वारा खुद मिले हुए हैं, एक मानवीय संसाधन जो कि प्राकृतिक संसाधनों में कुछ हस्तक्षेप करके मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जिनको बनाया है, वो मानवीय संसाधन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, किसकी परिभाषा है कि आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर मानव की उत्पादन क्रियाओं से संबंधित है और वे उत्पादन क्रियाओं से संबंधित है। ये उत्पादन क्रियाएं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होती हैं। ये परिभाषा दी थी एजी पाउंड ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने समझ लिया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया तमाम सारे प्रश्नों को। तो इस तरीके से हम समझेंगे। बाकी अब हम यूनिट नंबर 2 में समझेंगे संसाधनों के बारे में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो इसी तरीके से आपका वो थंबनेल भी होगा जिसमें हम दूसरे पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है, वहीं पर 2 नंबर लिखा होगा, फिर 3 लिखा होगा, फिर 4 लिखा होगा, और इस तरीके से हम लोग हर चीज़ को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद।